हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 19 में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक तरफ उन तीनों ने सिमचोंग को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया था, जिस बारे में सिमचोंग को पता भी नहीं था। वहीं एपिसोड के लास्ट में जो फोटो देमरियोंग के घर से मिली थी, वो फोटो भी जॉनजे ने देख ली थी, जो कि देमरियोंग की ही थी। एपिसोड 20 की शुरुआत में जॉनजे उस फोटो पर लिखी वही बात पढ़ रहा था जिसमें देमरियोंग ने लिखा था कि सब चीजें फिर से दोहराई जाएंगी। इसी के साथ सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां देमरियोंग वही मैसेज अपनी उस फोटो पर लिख रहा था कि उस लड़की को उसे बचाना ही होगा। वहीं अपनी फोटो बनवाने के बाद वो एक आदमी को उसे देकर कहता है कि इसे जमीन में दबा देना और चाहे कुछ भी हो जाए इस बॉक्स को वहां से मत निकालना। और इधर जॉनजे भी इतना समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है और तस्वीर में जो आदमी है वो खुद ही है। जॉनजे भी उसकी तस्वीर से पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है और उसे किस औरत को बचाना होगा। उसी समय सिया के बुलाने पर जॉनजे बाहर चला जाता है और बिजली ना होने का बहाना बनाकर सिया उससे चिपकने लगती है, पर लाइट आते ही वो उसे खुद से दूर कर देता है। सिया भी अंदर जाने लगती है, पर जॉनजे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सिया नहीं रुकती और अंदर जाते ही वो उस तस्वीर को देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि वो तस्वीर बिल्कुल जॉनजे की तरह लग रही थी। पर जॉनजे उसे बात से भटकाने की कोशिश करता है और वहां से चलने के लिए कहता है। सिया भी उसे अपना फैमिली ट्री चेक करने के लिए कहती है कि शायद हो सकता है कि वो जॉनजे के एंसेस्टर्स हो, पर जॉनजे उसे कहता है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए कि वो यहाँ आए थे, वरना सिया की जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। इधर मादेयोंग भी अचानक से नींद से जागता है, क्योंकि उसे भी बार बार एक ही सपना आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है सिमचोंग पर, जो जॉनजे का वेट कर रही थी, और जॉनजे के घर आते ही वो उससे पूछताछ शुरू कर देती है कि 8 बजे तक कर्फ्यू है तो वो उसके बाद कैसे आ सकता है। जिस पर जॉनजे उसे कहता है कि ये रूल सिर्फ उन 3 मुफ्तखोरों पर लागू होता है और क्योंकि ये घर उसका है वो जब चाहे आ और जा सकता है। ये कहकर जैसे ही जॉनजे लेटता है, सिमचोंग उसे घूरना शुरू कर देती है। जॉनजे के मना करने के बावजूद भी सिमचोंग उसे रात भर घूरने के लिए बैठ जाती है। इसी बीच जॉनजे अचानक से सिमचोंग से उसी ख्वाब के बारे में पूछने लगता है जो उसने हॉस्पिटल में देखा था, जिसमें जॉनजे ने उसे बचाया था। जॉनजे उसे पूछने की काफी कोशिश करता है, पर सिमचोंग उसे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, और अगले ही पल वो तुरंत वहां से अपने रूम में भाग जाती है। जॉनजे भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो रात भर उसे घूरने वाली थी। वहीं दूसरी ओर सिमचोंग ऊपर जाते ही कहने लगती है कि झूठ बोलना ऐसा होता है, ये तो बड़ा ही आसान था, और जॉनजे को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला। इधर जॉनजे को भी रात को वही ड्रीम देखने लगता है जिसमें पास्ट में उस जलपरी को बांध कर रखा हुआ था। अब जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो सीधे बाहर आता है, जहाँ नमदू पहले से ही बैठा हुआ था। जॉनजे भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसके आते ही नमदू उससे सिमचोंग के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि उसे लगता है कि सिमचोंग इस दुनिया से है ही नहीं। जिसके बाद वो जॉनजे को डिटेल में बताना शुरू करता है कि उसने जब डॉक्टर को सिमचोंग का एक्सरे दिखाया तो पता चला कि फ्रैक्चर सही होने में 6 हफ्ते लगते हैं, और वो 1 हफ्ते में कैसे सही हो सकती है। साथ ही वो वही मोती दिखाकर कहता है कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है तो उसके पास ही मोती कैसे आया। जॉनजे को मोती देखकर अपना ड्रीम याद आने लगता है। नमदू से कहता है कि सभी को पता है कि वो सिमचोंग से स्पेन में मिला था, पर उसे इस बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। पर जॉनजे इस चीज से टेंशन में आ जाता है कि अब नमदू सिमचोंग के बारे में जाने बगैर पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच दिखाया जाता है डिटेक्टिव को, जो मादेयोंग की फाइल देखकर अपने सीनियर को बताता है कि कुछ समय पहले जब उसने बहुत सारी चोरियां की थी तब उसके साथ एक औरत भी थी। और उसी समय दिखाया जाता है स्योही को, जहां ब्रेकफास्ट करते हुए हमें जॉनजे के फादर को भी दिखाया जाता है, जिन्हें अब देखने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिस वजह से जिह्योन उनकी मदद करता है। वहीं स्योही फिर से उन्हें वही मेडिसिन खाने के लिए दे देती है। सीन उस छोटी बच्ची पर शिफ्ट होता है जिसे उसके मॉम आज फिर एक्स्ट्रा क्लास जाने के लिए कहकर खुद काम पर चली गई थी। इसी बीच सिमचोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी उस टॉय मशीन पर ही खड़ी थी, और उसी समय वही बच्ची भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। सिमचोंग के पूछने पर वो बताती है कि आज वो अपने स्कूल नहीं गई और सिमचोंग को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर जॉनजे को दिखाया जाता है जो उसके रूम में जाकर देखता है कि सिमचोंग तो वहाँ है ही नहीं, पर तभी उसकी नजर सिमचोंग के उन मोतियों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो सोचने लगता है कि भला उसके पास ये सब कहाँ से आए। जिसके बाद एक तरफ नमदू जिंजो से फोन पर बात करने लगता है, वहीं दूसरी ओर जॉनजे पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद सिमचोंग वापस आती है, जॉनजे उसे डांटना शुरू कर देता है कि उसने अपना फोन चार्ज क्यों नहीं किया। पर उसी समय वही छोटी बच्ची सिमचोंग को डिफेंड करना शुरू कर देती है। जॉनजे इस बात से हैरान था कि सिमचोंग के दोस्त बड़े ही अजीब अजीब से हैं, पर यह कहना जॉनजे पर ही भारी पड़ जाता है जब वो बच्ची उन्हें कहती है कि अगर काम के समय सब घर पर ही हो तो वो सब बेरोजगार ही होते हैं। और जॉनजे उसे समझाने लगता है कि वो एक फ्रीलांसर है।
नमदू भी जैसे ही उस बच्ची से पूछता है कि क्या आज उसकी छुट्टी है और वो कुछ नहीं बोलती, जॉनजे उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि उसने बंक क्यों मारा। वो सभी एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ जॉनजे के पूछने पर वो बच्ची उन्हें बताती है कि स्कूल जाने पर कोई उसे नहीं देखता और ना ही कोई उस पर ध्यान देता है, उसका कोई दोस्त भी नहीं है। नमदू के पूछने पर वो कहती है कि वो उन सब बच्चों से थोड़ी अलग है और शायद वो अपनी मॉम के साथ रहती है, इसी वजह से वो सब उसके साथ ऐसा करते हैं। ये सुनकर सिमजोंग भी मन ही मन सोचने लगती है कि अगर उसके अलग होने के बारे में जॉनजे को पता चल गया तो वो भी उसे छोड़कर चला जाएगा। पर तभी वो छोटी बच्ची उसे कहती है कि वो अलग कैसे हो सकती है और जॉनजे उसे छोड़कर भला क्यों जाएगा। यहीं पर पहली बार जॉनजे को भी सिमचोंग के मन की आवाज सुनाई देती है। उसी समय जॉनजे को भी किसी का फोन आ जाता है। वहीं दूसरी ओर सिमचोंग उस छोटी बच्ची को अपने रूम में लेकर जाती है और चेक करने लगती है कि क्या वो बच्ची सच में उसके मन की बातें सुन सकती है, और उसे रियलाइज होता है कि वो सच में उसकी मन की बातें सुन सकती है। वहीं दूसरी ओर जॉनजे भी मिस्टर नाम से मिलने पहुंचा हुआ था, जिन्हें होश तो आ गया था पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। अब जैसे ही जॉनजे वहां से जाने लगता है, मिस्टर नाम की वाइफ जॉनजे से उसकी मॉम के बारे में पूछने लगती है, जिस पर जॉनजे कहता है कि वो उन्हें नहीं ढूंढ पाया, पर वो जॉनजे को बताती है कि उसकी मॉम उन्हें कॉल करके जॉनजे के बारे में पूछा करती थी। जॉनजे भी उनसे अपनी मॉम के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर वो बताती है कि उन्होंने लास्ट बार कई साल पहले कॉल किया था, जिन्हें मिस्टर नाम की वाइफ ने कहा था कि जॉनजे पढ़ने के लिए अब्रॉड गया है। सीन शिफ्ट होता है जॉनजे पर, जो बैठकर ड्रिंक कर रहा था। सिमचोंग की आवाज सुनकर वो उसे नीचे आने से मना करता है, पर वो तुरंत वहां पहुंच जाती है। सिमचोंग जैसे ही उससे शराब के बारे में पूछती है, जॉनजे उसे समझाने लगता है और कहता है कि वो बहुत ही कम ड्रिंक करता है और सिर्फ तब तक पीता है जब तक वो अपने सेंसेस में रहे। सिमचोंग उसे भी ड्रिंक करना सिखाने के लिए बोलती है। जॉनजे उसे बियर सर्व करता है और सिमचोंग एक झटके में उसे पी जाती है, जिस पर जॉनजे उसे ड्रिंक करने से पहले चीयर्स करना सिखाता है और कुछ ही देर में वो काफी सारी बॉटल्स खत्म कर देते हैं। सिमचोंग भी इतनी पीकर नशे में बातें करना शुरू कर देती है और सूखे हुए ऑक्टोपस को देख उदास हो जाती है और बताती है कि समुद्र में ऑक्टोपस बहुत ही प्यारे होते हैं। जॉनजे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। सिमचोंग भी उसे बस बताने वाली होती है कि वो एक जलपरी है, पर उसी समय वो होश में आ जाती है और उसके सारे दारू उतर जाती है, जिसके बाद वो फिर पीना शुरू कर देते हैं और इस बार सिमचोंग को छोड़कर जॉनजे नशे में हो जाता है और बार बार एक ही बात दोहराना शुरू कर देता है और नशे की हालत में अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर देता है और सिमचोंग को उसी के पास रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद ही जॉनजे सिमचोंग को फोन करता है और जब सिमचोंग फोन उठाने जाती है तो उसे वहीं पर बैठे रहने के लिए कहता है। नशे की हालत में जॉनजे कहने लगता है कि ये सिमचोंग उसका फोन कभी नहीं उठाती और फिर अचानक से जॉनजे उठकर सिमचोंग के पास जाता है और उसे गले लगाकर कहता है कि चाहे वो भले ही अलग है, बस उससे दूर कभी न जाए। उसकी बातें सुनकर सिमचोंग भी काफी इमोशनल हो जाती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।